आज जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज के मार्केट लाइव की, हमारे साथ में जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो हैं प्रसाद कुशे सर। उनके साथ में हम एक खास सेगमेंट करते हैं जिसका नाम है पावर पैक पोर्टफोलियो विद प्रसाद कुशे। प्रसाद सर के साथ में हम ऐसा पावर पैक पोर्टफोलियो बनाते हैं जो कि लंबे समय में आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। प्रसाद सर, बहुत स्वागत है आपका इस हमारे शो पर। Thank you very much, Lavji. Nice to be back with you. Hope उम्मीद करते हैं सभी लोग प्रॉफिट में तो रहेंगे। निफ्टी 16,000 क्रॉस किया है तो और एवरीवन इज हैप्पी एंड हेल्थी। जी, तो आपको भी इन रिकॉर्ड स्तरों की बधाई प्रसाद सर, और सभी दर्शकों को भी। और दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनको एक बार एक्नॉलेज कर लेते हैं। हमारे साथ में है नीरज मेहरा जी, गुड मॉर्निंग। क्षितिज महाजन जी, गुड मॉर्निंग। सिद्धार्थ सिंह, रचित बंसल जी, प्रशांत गांधी जी, ललित मेहता जी। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में नए भी जुड़ रहे हैं। गुलशन लोही जी अभी हाल में जुड़ना शायद शुरू किया उन्होंने। विशाल अग्रवाल जी हैं, जयेश मल्होत्रा जी हैं, आयशा पंडित जी हैं, गुड मॉर्निंग। शिरीन सिद्दीकी जी, शारदा जी, हेलो, गुड मॉर्निंग। वीना वेणुगोपाल जी हैं, अमित गुलाटी जी, मिकेश आनंद जी, आलिया हसन जी, विकास सेन जी, आप सभी को का स्वागत है। अमनदीप आलूवालिया जी, गुड मॉर्निंग। शिवा रामा कुमार जी, मोहम्मद काशिफ जी, राधिका जी, श्रेयसी जी और राजीव सावल जी हमारे साथ में हाल में जुड़ना शुरू किया है। मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि शायद कहीं उत्तराखंड से होंगे, तो एक बार राजीव जी आप बताइएगा अपने बारे में भी कि कहाँ से जुड़ते हैं हमारे साथ में। सी दीपक मल्होत्रा जी हमारे साथ में जुड़ते ही हैं। सिद्धार्थ सिंह जी अभी देख रहे थे शायद, उस पर वास्तु पे कुछ सवाल रह गया आपसे, तो हमारा हमसे छूट गया, तो अगली बार ले लेंगे। किटी मल्होत्रा जी, गुड मॉर्निंग। राज मल्होत्रा जी, गुड मॉर्निंग। किमी शर्मा जी फेसबुक के माध्यम से जुड़ी हैं, उनका भी स्वागत है। और दीपक जी आपका सवाल अभी हम ले लेंगे बीएसएसएल पे, अभी प्रसाद सर से पूछ लेंगे। जयेश जी आपका सवाल भी हम एचसीसी पे भी बात कर लेंगे, और एचसीसी तो प्रसाद सर ने दिया था, और इंदिरा मेडिको, तो ठीक है, दोनों पे बात कर लेंगे कि अब क्या उसमें रणनीति होनी चाहिए। मखदूम जी हमारे साथ में पहली बार शायद जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग आपको। राज मल्होत्रा जी नितिन स्पिनर्स पे भी आपका सवाल ले लेंगे, और अखिल गुप्ता जी आपका भी स्वागत है। और बाकी सभी दर्शकों का जिन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं किया है, जिन्होंने हाय हेलो नहीं भेजा है, उनका भी स्वागत है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप जरूर भेजें तभी आपका स्वागत है, लेकिन आप भेजते हैं तो हमें पता होता है कि आप हैं। और जब हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वो उसका उसके पीछे एक मंशा ये भी होती है कि आपको भी पता चले कि हम इन चीज़ों को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आप वहाँ पे जो भी कमेंट्स कहीं पे भी किसी भी माध्यम से जब आप हमसे कनेक्ट होते हैं, तो आप जो चीज़ें लिख रहे हैं, जो चीज़ बोल रहे हैं, वो हमें मिल रही हैं। हम उसको उस पर ध्यान देंगे, उस पर सवालों पे एक्सपर्ट्स का के जवाब भी लेंगे। क्षितिज महाजन जी, गुड मॉर्निंग। और बीएफ यूटिलिटीज पे अभी बात कर लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं बाजार के अंदर में। प्रसाद सर, कैसा देख रहे हैं आप? क्योंकि कल परसों में हम जो देख रहे थे, वो थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट का पार्टिसिपेशन कम हुआ है और उल्टा नेगेटिव हो गया है। और जहां एक और इंडेक्स ऊपर चल रहा है और नए हाइज बना रहा है, वहीं पे हम देख रहे हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में गिरावट दिख रही है। और उसके चलते बहुत सारे स्टॉक्स में भी स्पेसिफिकली बहुत लोगों को थोड़ा सा एक परेशानी जैसा एक वो दिख रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर में कहीं ना कहीं या तो मुनाफा कम हो रहा है, या नुकसान में आने लग रहा है, या वापस खरीदी के लेवल के आसपास बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। क्या होना चाहिए और कैसा दिखता है आपको ये वाला, ये इसका कारण क्या हो सकता है और कितना डरना चाहिए हमें इससे? लवजी की ऐसा होता है कि अभी जो लो हैंगिंग फ्रूट जिसे कहते हैं मार्केट में, जो पिछले एक साल से हम लोग को अच्छे खासे कॉल्स मिले, पावरफुल अप्रूव मिले, विथ वॉल्यूम मिले, परसेंटेज रिटर्न भी बहुत अच्छे मिले। तो वो जो लो हैंगिंग फ्रूट था, यानी जहाँ पे आपको फास्ट मूव मिलता है और पावरफुल भी रहता है, तो वो एक चीज जो थी वो खत्म हो गई। तो अभी क्या होगा कि अभी काफी स्ट्रगल करके या थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रगल करके आपको रिटर्न आएंगे, और उसमें काफी सारे स्टॉप लॉस भी हो जाएंगे। बिकॉज अभी निफ्टी जो है 16,000 के आसपास है, तो इट इज नॉट ऑल दैट इजी टू मेक मनी एज इट वाज से एट 10,000 से 10,000 में फियर था, और निफ्टी का लेवल 10,000 था। अभी क्या हो गया है कि वो फियर चला गया, पीपल हैव बिकम यूज्ड बाय, रोज मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट जाता भी है, लेकिन ऑल द स्टॉक्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो इसमें कभी कभी आपके कैश के स्टॉक पीछे रह जाते हैं, तो जिसका फंडामेंटल कैचअप नहीं करता है वो थोड़ा करेक्शन में जाता है, आगे जाके वो फंडामेंटल कैचअप करके तो वो स्टॉक परफॉर्म करेगा। तो ऐसा सब होने लगा है, और बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा आगे पीछे होके सभी स्टॉक एक साथ नहीं चलेंगे, कैश स्टॉक कभी पीछे रहेंगे,
कभी कैश स्टॉक परफॉर्म करेंगे, बट ओवरऑल मुझे लगता है निफ्टी इज अपमूव स्टिल इंटैक्ट। लेकिन अभी यहाँ पे 17,000 का टारगेट आ रहा है, आप एक 16,000 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या 16,200, अगर आप ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडर है तो 16,200 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए, और रफली 17,000 तक का टारगेट जाएगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि सभी स्टॉक में पार्टिसिपेट करेंगे, कम आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है, क्योंकि खास करके अभी जो मार्केट है वो एक मैच्योर मार्केट होने जा रहा है। आस्ते आस्ते मार्केट का मैच्योरिटी बढ़ेगा, जैसा मार्केट में जो फियर था वो फियर खत्म हो गया, अभी उसमें ग्रीड बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए ये ग्रीड बढ़ते जा रहा है, तो लॉट ऑफ पार्टिसिपेशन इज सीन, बट उसमें रिटर्न सभी अक्रॉस द काउंटर आएंगे, ऐसा नहीं कह पाते हम लोग। जी जी, ठीक है। तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। सर कह रहे हैं कि ये चीजें होंगी, बाजार अलग तरीके से भी चल सकता है और उसके अंदर में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अलग तरीके से भी चल सकते हैं। हर चीज की अपनी कहानी, हर चीज का अपना रीजन। और लेकिन सर प्रसाद सर, अगर मैं ये भी कहूँ कि ये थोड़े टाइम बाद ये पार्टिसिपेशन शुरू हो जाएगा, और अगर रैली चल रही है, अगर निफ्टी या ऊपर इंडेक्स अगर ऊपर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको भी अगर थोड़ा सा किसी में प्रॉफिट बुकिंग आ भी रही है, तो वो थोड़े टाइम बाद क्या वापस से उसी में पार्टिसिपेट नहीं करने लग जाएंगे? दैट डिपेंड ऑन केस टू केस, वो Yes. जनरल स्टेटमेंट नहीं हो सकता है एलेक्स हाँ जी। जी। और कंपनी का मैंने कहा कि कंपनी का अगर फंडामेंटल्स थोड़ा पीछे रह गए, यानी कभी कभी कोई स्टॉक आगे निकल जाता है, फंडामेंटल्स डोंट टेक प्लेस ऑन अ डे टू डे, वीकली बेसिस या इवन क्वार्टरली बेसिस पे नहीं होते हैं, तो वो स्टॉक करेक्ट कर जाता है। जब भी फंडामेंटल्स कैचअप करेंगे वो स्टॉक कैचअप करेगा, तो ऐसा थोड़ा हो जाएगा, यानी एवरीथिंग वोंट मूव, जैसा कहते हैं कि एक हाथ के सभी फिंगर्स ये एक जैसे नहीं होते, तो वैसा ही स्टॉक्स में भी वही हो जाएगा। खास करके अभी हम लोग एक मैच्योरिटी पीरियड में आ गए हैं मार्केट में, तो इसलिए ये सब आपको दिखाई देगा। ठीक है। और ऐसे समय में सबसे ज्यादा जरूरत होगी हमें आपकी और आपके गाइडेंस की, क्योंकि कौन से स्टॉक्स में हमें बने रहना है, कौन से स्टॉक्स में नई एंट्री करनी है, और किन स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक करना है या बाहर निकल आना है, वो सारी चीजें आप से ही हम सीख पाएंगे। प्रसाद सर, अभी क्या करना चाहिए हमें? अभी क्या एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहे हैं अपना? जी, हम पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। ठीक। देखो, हम लोग अल्फाबेटिकली करते हैं। एक जी पावर हमने रेकमेंड किया था 292 पे, और वो 382 गया था। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमने सजेस्ट किया था, अभी 320 है। अभी ये स्टॉक थोड़ा करेक्शन में है, 350 के ऊपर जाएगा तो फ्रेश तेजी हो जाएगा। अपसाइड के टारगेट कितने हैं? 425, 525। दूसरा था इंगरसोल रैंड, ये एक लॉन्ग टर्म होल्ड ही है। तीसरा था हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, इसमें हमारा 10.5 का स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर हो चुका है। तो लोगों को जिन्होंने ज्यादा क्वांटिटी लिया है, हमने रेकमेंड भी 10.5 पे किया था, 16 गया था, और इसका टाइम एंड प्राइस टारगेट है 16.60 बाय अगस्त एंड। अभी इसमें अगस्त में कई सारे फेस्टिवल रहते हैं, 2-3 दिन छुट्टी रहेंगी, तो दिन आगे बढ़ना चाहिए, और वो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टारगेट टू बी अचीव। लेकिन जिनके पास ज्यादा होल्डिंग है वो कम करें, कॉस्ट टू कॉस्ट आपने 10.5 में रेकमेंड किया था, अभी भी उधर ही है, तो आपको एग्जिट मिलेगा। नेक्स्ट हफ्ते में 12 तारीख को इसका रिजल्ट है। पराग मिल्क हमने रेकमेंड किया था 136, 137 पे, वो 146 कुछ गया था, अभी 135 का स्टॉप लॉस था, इसमें भी स्टॉप लॉस हो गया है। और दूसरा था गुजरात अल्कली, ये 420 में रेकमेंड किया था, 525 का टारगेट, 525, 625 का टारगेट, अभी ये 502 चल रहा है। तो इसका रिजल्ट 10 तारीख को है। जिनकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने की क्षमता नहीं है, 6 महीना 1 साल नहीं होल्ड कर सकते, वो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो अभी। एंड कोई एक दर्शक ने लिखा था बीए यूटिलिटी नीचे आ रहा है, तो ये हमने स्टॉक रेकमेंड ही किया था 280, 300 में। हालांकि इसका लॉन्ग टर्म अभी तक इंटैक्ट है, मैंने क्लियरली कहा था 500, 520 के आसपास कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, 75% का प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, 25% यू कैन होल्ड। ये स्टॉक थोड़ा बहुत करेक्ट करेगा, टाइम वाइज भी करेक्ट करेगा और प्राइस वाइज भी करेक्ट करेगा। प्राइस वाइज ये नीचे कहां तक आ सकता है? 400, 420 तक आने की जगह है अभी भी, तो अगर वहां पे आता है देन वी डू अ फ्रेश बाइंग। ठीक। कुछ नया इस समय में सर ऐड कर रहे हैं पोर्टफोलियो में अभी, या थोड़ा वेट एंड वॉच है?
नहीं, आई वुड प्रिफर टू वेट एंड वॉच एज ऑफ नाउ। नया मैं फ्रेश अभी इस लेवल पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ बाय करने की। ठीक है। वो उसका रीजन शायद मैं ये भी समझता हूँ कि मार्केट थोड़ा सा हाई पे है और यहाँ से इतने महंगे में खरीदने का भी कन्विक्शन नहीं बनता है, कि थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाए और उसके बाद ही एंट्री करने शुरू होगा। सर मैं सवाल लेना शुरू कर लूँ क्या? हाँ हाँ, श्योरली। ठीक है। उन सवालों में से कुछ के तो जवाब आपने ऑलरेडी दे भी दिए हैं, जो क्योंकि वो हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स थे और उस पर आपने व्यू दे दिया है। सर एक इंदिरा मेडिको। एलेक्स जी, ये लास्ट टाइम ही मैंने कहा था, हमने 87 पे रिकमेंड किया था, 83 का स्टॉप लॉस था, तो वो लास्ट हफ्ते में ही स्टॉप लॉस हो गया है। तो स्टॉप लॉस हो गया तो दैट इज अ सिग्नल कि यू हैव टू एग्जिट द स्टॉक। ठीक है। सर राज मल्होत्रा जी का सवाल है नितिन स्पिनर्स को लेकर के। कंपनी बहुत बढ़िया है और उसका प्राइस एप्रिसिएशन भी हो चुका है। अभी इनको यहाँ पे एंट्री करने का है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा डिक्लाइन पे कीजिए और 115 वाला स्टॉक ऊपर में 295 गया था, तो इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा। करेक्शन कहाँ तक आएगा? 205 और 184 तक आएगा। तभी आपको इसमें 130 के स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करने का है। स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा, इसलिए आपको रुक के एंट्री करना चाहिए, इसलिए थोड़ा वेट फॉर अ डिक्लाइन। ठीक है, लेकिन इनका सर इसमें जो पूरा सवाल है वो ये है कि इनकी एंट्री ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है, और लेकिन थोड़ा हाई की है, 270 पे इन्होंने एंटर किया हुआ है। इनके लिए स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और इनको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? मुझे इतना ऊपर एंट्री किया हुआ है तो स्टॉक करेक्शन में मेरे हिसाब से जाएगा या गया है, तो थोड़ा साइडवेज रहेगा स्टॉक अगले मेरे ख्याल से 1 महीना या थोड़ा ज्यादा भी स्टॉक करेक्शन में रह सकता है। तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिलता है तो एग्जिट ले लीजिए। अभी इसमें स्टॉप लॉस भी लंबा हो जाता है, आपने एंट्री बहुत ऊपर में किया तो स्टॉप लॉस भी काफी लंबा हो जाता है। यहाँ 130 का आपको स्टॉप लॉस दे तो आधा हो जाएगा, 150 का स्टॉप लॉस है। आई स्टैंड करेक्टेड, 150 का भी स्टॉप लॉस कर सकते हो, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है सर। इनको वैसे करना क्या चाहिए आपके हिसाब से? क्या एग्जिट कर जाना चाहिए करंट लेवल्स पे, या कोई भी एक स्पाइक मिले जितना भी कवर हो सकता? पहली बात तो एवरेज बिल्कुल मत करें। दूसरा बात, आप कोई स्टॉक लेते हो तो उसमें देखो पिछले 1 महीने में स्टॉक डबल हो चुका है, आप एंट्री कर रहे हो तो स्टॉप लॉस नजदीक होगा। ये थोड़ा बहुत तो स्टॉप लॉस का आइडिया रहना मांगता है कि ये स्टॉप लॉस हो सकता है, और वो अगर नजदीक नहीं है, आप स्टॉप लॉस नहीं लगा रहे, तो आपको एंट्री नहीं करना चाहिए। ये ऐसा अक्सर में मान लो ये अभी ठीक ठाक है कंपनी, लेकिन मान लो घट गया, 50% घट गया यहाँ से, तो ये प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि ये मिड कैप स्टॉक है और स्टॉप लॉस नहीं रखते हो तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे। जी ठीक है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, परेशानी वाला स्टॉक है, तो इसलिए फिलहाल वैसे कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन उसके अलावा फिलहाल जिस तरीके से इस ट्रेंड में है स्टॉक, वो थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड है। सर आयशा पंडित जी का एक सवाल है, आप पूछ रही हैं प्रसाद सर, व्हाट टू डू अबाउट एनएफएल? इनका एसीपी 71 का है, 71 रुपए का एवरेजिंग है इनका एनएफएल में, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये कंपनी अच्छा है, 16 में बॉटम हुआ है इसका। थोड़ा आपका लंबा नजरिया है, यानी 3 to 5 years प्लस, तो मुझे लगता है ये 150 के ऊपर जाएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपने थोड़ा मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हाई के आसपास खरीदा है। बट एक मिनट में थोड़ा आपको देख के बता देता हूँ। 52 वीक हाई इसका सर 73 रुपीज का है, 73 रुपए 70 पैसे का। तो उन्हीं लेवल्स के आसपास इनकी एंट्री रही होगी, कि एवरेजिंग में भी इनका 71 का प्राइस है। एक चीज तो मैं दर्शकों को कह ही देता हूँ क्लियरली कि आपको कोई भी स्टॉक में नुकसान हो रहा है तो एवरेज बिल्कुल मत करना, तो वो गलती होता है। नुकसान हो रहा है यानी आपका जो डायरेक्शन है ट्रेड का वो गलत है, यानी आपने लिया है स्टॉक नीचे आ गया
तो एवरेज बिल्कुल मत करिए, क्योंकि वो आपका ट्रेड का डायरेक्शन ही गलत है, तो उसमें आपका नुकसान बढ़ सकता है। जहां तक एनएफएल का सवाल है, उसका सपोर्ट बनता है 51 का और 46 का, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक आप होल्ड कर सकते हो फिर भी। हालांकि अभी इमीडिएटली आपको मान लो थोड़ा बहुत एग्जिट मिल सकता है, कॉस्ट टू कॉस्ट 73 तक जाने की कोशिश करेगा, और तो वहां पे थोड़ा क्वांटिटी कम कीजिए। इसका बाइंग प्राइस आपका करीब 53 के आसपास होगा ना, देन यू आर सेफर। आपने थोड़ा ऊपर में लिया है, बट इफ यू कैन होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक, मुझे ज्यादा कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं लगी। ठीक है, जब आपने 10 रुपए का एक नुकसान देख ही लिया है तो बने रहें, शायद आपको वापस आपके लेवल्स और उसके ऊपर के लेवल्स मिल जाएंगे, बस पेशेंस टेस्ट करेगा, तो वो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। सर, टेकपाल भाटिया जी का सवाल है, इंगरसोल रैंड तो आपने बता ही दिया था, पीएनबी हाउसिंग एक बार देख लीजिए सर। पीएनबी हाउसिंग, देखो ये स्टॉक मैंने क्लियरली कहा था कि आपका लंबा नजरिया है तो होल्ड कीजिए। इसमें थोड़ा बहुत सेबी का इश्यूज चालू है, बट आई थिंक थिंग्स शुड गेट क्लियर्ड अप। और खास करके अगर आदित्य पुरी बिकम द सीईओ ऑफ दिस कंपनी, तो बहुत बहुत यहाँ से एप्रिसिएशन पेंडिंग हो जाएगा, लेकिन वो क्लियर होना चाहिए। तो जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है वही ले लें, और लिया है तो आप भी टेंशन मत लीजिए। हर हफ्ते इससे सवाल पूछने का भी जरूरत नहीं। इट इज दैट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट कि ये दिस कैन बिकम अनदर एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक हैज डेवलप फॉर द नेक्स्ट 20-25 ईयर। तो आप हर हफ्ते सवाल पूछेंगे तो क्लियरली ये मिसमैच हो रहा है आपका, कि आपने ट्रेडिंग के हिसाब से दिया है और थोड़ा बहुत स्टॉक अटक जाता है, नीचे आता है, तो आपको परेशानी होगी। तो ये आपका विजन होना चाहिए कि मान लो कि एचडीएफसी बैंक के पूर्व सीईओ जिन्होंने एचडीएफसी बैंक स्क्रैच से बनाया, इट वाज जीरो एंड देन ही मेड इट इन द पास्ट 25 ईयर, तो वो ये कंपनी वापस बना सकते हैं पीएनबी हाउसिंग को। तो अगर ऐसा होता है देन यस, इसमें 700 के आप 7,000 रुपया ऊपर भी लोगे, 1700 में भी लोगे तो भी फायदा होगा आपको, बट वो आपका टाइम फ्रेम रहना मांगता है इसमें। ठीक है, तो ये राय है पीएनबी हाउसिंग पे, इसको अभी लेकर के रखे रहें और भूल जाएं जैसी चीज़ है कि पोर्टफोलियो के अंदर में इसको अब आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं है, हर हफ्ते समझने की जरूरत नहीं है, ये लंबे समय के लिए है। सर, शरीन सिद्दीकी जी का सवाल है, शारदा क्रॉपकॉम, शारदा क्रॉप होगा, शारदा क्रॉपकॉम 331.55 का भी चल रहा है, एक 1.25% बढ़ के काम कर रहा है। इन्होंने लिया है 354 पे, 354 की इनकी खरीदे है। ललित जी, ये एक स्टॉक है जो लिस्टिंग हो गया कुछ 250-300 में, 270, और उसके बाद 500 गया था एक बार, 540 जाने के बाद इट इज कमिंग ऑल द वे डाउन, 567 गया था, तो वहां से आधा हो गया। तो 280 भी तोड़ के मेरे ख्याल से 180 के नीचे भी गया था, 100 तक आया था ये, तो पॉकेट 180, अभी 100 से वापस से बाउंस हो गया 357। आप इसका खाली चार्ट देखेंगे तो इट डज नॉट इंस्पायर कॉन्फिडेंस, फॉर द सिंपल रीजन कि इसमें काफी सारे लोग फंसे हुए हैं, जो जिन्होंने 500 400 में भी लिया या 300 में भी लिया, उनको भी एग्जिट नहीं मिल रहा है। तो मैं इस पे आपको लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं दे सकता हूँ, और मेरे हिसाब से ये स्टॉक का बॉटम अभी भी होने का है, हालांकि फंडामेंटल्स चेक करना पड़ेगा, तो दैट आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कॉमेंट। तो यहाँ पे आपको मैं सजेस्ट करूंगा, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट मिलता है तो आपको लेना चाहिए। एंड मेरे हिसाब से आप पूछेंगे ये स्टॉक कहाँ पे लेने का है, तो क्लियरली बिलो मैं सजेस्ट करूंगा 100 के नीचे ये वापस आने की क्षमता रखता है, एंड आई विल नॉट एटलीस्ट बाय दिस एट 300 का लेवल। और 2-3 साल या 3 to 5 ईयर लगेगा कि वापस ये 100 के नीचे चला जाए। आप प्लीज इसका फंडामेंटल चेक कीजिए। ठीक है, तो क्योंकि फंडामेंटल देख करके शिरीन जी देखना चाहिए स्टॉक्स के अंदर में या कंपनी के अंदर में,
क्योंकि ये जो इसकी वीकनेस है वो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस में भी होगी, उसके मैनेजमेंट में होगी, उसके बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। तो वो प्रसाद सर कह रहे हैं कि शायद उसके चलते और इसमें फिर से और लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो ये इसमें समस्या है। ठीक है सर, गणेश गांधी जी हैं हमारे साथ में अकोला से और पूछ रहे हैं HCL इन्फो पे क्या व्यू है 2 साल के लिए? This has a very good parentage. HCL Technologies शिवनाथ ग्रुप की कंपनी है, बट पहले अच्छी करती थी क्योंकि इट वाज इनटू मार्केटिंग ऑफ नोकिया फोन। तो उसके बाद उसने खुद को री इन्वेंट किया और आधार का जो सॉफ्टवेयर है वो सब इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अभी वो काफी सारे लॉसेस में चल रहे हैं और इसकी वजह कभी खत्म होगा नहीं पता। दे हैव डन सम रीस्ट्रक्चरिंग, लेकिन अभी भी लॉसेस कंटिन्यूड है। तो ये एक ऐसा स्टॉक बन जाता है कि आपको लेके भूल जाना चाहिए, यानी जो 15-16 का भाव है अगर क्लिक होता है तो ये 150 या ज्यादा भी जाएगा, मान लो नहीं होता है तो ये 1.5 रुपया भी होगा, तो उतना ही पैसा लगा दीजिए जहां पे आपको यहाँ इसका नुकसान आपको पिंच नहीं करेगा या आप बेयर कर सकते हो, उतना ही पैसा लगा। ठीक है, तो ये राय है HCL इन्फो पे गणेश जी आपके लिए। सर किमी शर्मा जी का सवाल है, फेसबुक के माध्यम से हमसे जुड़ी हैं, तमिलनाडु पेट्रो पे, TN पेट्रो। क्या इनको लेने का लिया है? ठीक है, मैं थोड़ा इसके इंटरमीडिएट टारगेट दे देता हूँ, उनको जो डिसीजन लेना है वो कर सकते हैं। अब पिछले एक साल में ये भी स्टॉक अच्छा एप्रिशिएट हुआ था। इसका अपसाइड का टारगेट है 142 और 219। 142 ये ऑलरेडी पहुंच गया है, बट मैं समझ सकता हूँ कि ये 219 जाने की जरूर क्षमता रखता है और स्टॉप लॉस थोड़ा लेकिन इस पे लंबा बैठेगा 79 का वगैरह, तो एग्रेसिव बाइंग यहाँ पे मत कीजिए। पता नहीं आपने क्या लेवल पे लिया है। दैट्स ऑल दैट आई कैन से। ठीक है, तो अगला सवाल ले लेते हैं। दिनेश शर्मा जी पूछ रहे हैं वॉइथ पेपर, VOITH, वॉइथ पेपर कोई स्टॉक है सर? वॉइथ पेपर फैब्रिक्स इंडिया लिमिटेड जी। दिस इज अ वेरी गुड कंपनी और ये MNC कंपनी है, क्योंकि ज्यादा मार्केट का वो ऐसा फ्रंट लाइन में नहीं रहता है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा है कंपनी का। और अगर नहीं है तो मैं आई डोंट नो द फंडामेंटल, लेटेस्ट फंडामेंटल, लेकिन अच्छी कंपनी है ऐसा मैंने पहले देखा था और MNC कंपनी भी है। और अगर मान लो आपको लेने का ही है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा रुकिए, क्योंकि स्टॉक हैज आल्सो एप्रिशिएटेड अ लॉट और अगर 700 के आसपास आता है देन यू मेक अ फ्रेश एंट्री। यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी सेफ रहेगा। ठीक है, तो ये राय है दिनेश जी आपके लिए वॉइस पेपर्स पे। और विनोद गोगिया जी का सर सवाल है येस बैंक को लेकर के, कह रहे हैं कि क्या इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है 1 साल के लिए? अभी ये स्टेट बैंक के अंडर आ चुका है स्टॉक, लेकिन परफॉर्मेंस इतना कुछ खास नहीं है। आपको अगर फिर भी लेने का ही है तो आप ये, इसका ऑल टाइम लो है करीब 11 रुपए, अभी 12.5 का भाव है, तो ये 1.5 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप ले सकते हो इसको। और फिर जब भी ये स्टॉक 15.5 के ऊपर जाएगा तो फ्रेश मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, ये राय है यस बट बैंक। ये मैं हाँ एलेक्सी, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, खाली इनको स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। द डिसीजन रिमेन्स हिज। ठीक है, सर डालमिया भारत, उत्कर्ष सिंह जी का सवाल। डालमिया भारत ये एक अच्छा सीमेंट कंपनी है और उसके बाद इसका सीमेंट का कैपेसिटी भी बढ़ने वाला है, मेरे ख्याल से 5 मिलियन टन से बढ़ने वाला है। लेकिन अभी जब इस कैपेसिटी बढ़ता है तो पहले एक साल में थोड़ा बहुत इसका सेल्स भी बढ़ेगा, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर के हिसाब से भी थोड़ा बहुत प्रेशर आता है मार्जिन के ऊपर। ये सब देखते हुए मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म का नजरिया है, तो आई थिंक यू कैन कंटिन्यू होल्डिंग ऑन टू दिस।
ठीक है। सर, प्रसाद सर, जायेश मल्होत्रा जी हमारे एक दर्शक हैं, जो कि थोड़ा सा परेशान हैं आपके जो दोनों स्टॉक्स जो आपने सजेस्ट किए हुए थे, एचसीसी और इंद्रप्रस्थ मेडिको। वो ये कह रहे हैं कि आपके बताने पे उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश किया था। आज थोड़ा सा आप कम कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं उन दोनों स्टॉक्स को लेकर के, तो क्या लॉन्ग टर्म में व्यू कुछ चेंज किया है सर उसके अंदर में, या अभी बने रह सकते हैं आराम से और कोई चिंता की बात नहीं है, एचसीसी और इंद्रप्रस्थ मेडिको? देखो, दोनों स्टॉक में वापस आपको कवरेज देता हूँ उसका, और आपको आइडिया आएगा क्या कर रही है कंपनी। इंद्रप्रस्थ मेडिकल ये एक अपोलो ग्रुप हॉस्पिटल का कंपनी है, जो अपोलो हॉस्पिटल्स के जो चेयरमैन है मिस्टर रेड्डी, ही इज आल्सो द चेयरमैन हियर। तो ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक जरूर है, अच्छा भी है। ये जो आपको अभी भाव दिख रहा है 85, हमने ट्रेडिंग के हिसाब से इसका भाव दिया था। देखो, हम कोशिश करते हैं इसमें कि आपको लेने के बाद तुरंत आपको आ जाए, तो वो अगर नहीं होता है तो हमको स्टॉप लॉस देना पड़ता है। तो वो नहीं हुआ, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, उतना ही हुआ उसमें। आपका अगर 3-5 साल का नजर है तो लेके बैठिए, ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे देगा यहाँ से भी। मुझे लगता है अगले 6 महीने 1 साल में भी ये स्टॉक यहाँ से 140-150 के ऊपर भी जाएगा। एंड द परफॉर्मेंस इज गुड। लेटेस्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है मेरे हिसाब से, बट दैट इज व्हाट इट इज। ओवरऑल इट इज स्टिल गुड। जो लोग ट्रेडर्स है उनके लिए स्टॉप लॉस होते हैं, जो लोग इन्वेस्टर्स है वो होल्ड करे। कोई मेरे हिसाब से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जाहिर सी। हाँ, ठीक है, एचसीसी भी बता दीजिए सर। देखो, एचसीसी का मैं आपको स्टोरी, अभी तक मैंने खाली चार्ट में बताया था। अभी भी ये 10 रुपए का भाव चल रहा है। स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर हो गया 10.5 में। तो जिन्होंने 10.5 में लिया है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना मांगता है कि आपको स्टॉप लॉस लगाने में। इसकी वजह यही बोलता हूं मैं, क्योंकि मैंने पिछले साल में इतने कॉल्स दिए, साल भर में मेरे ख्याल से 50-100 के ऊपर कॉल दिए, और कई सारे स्टॉक एक हफ्ते में, 10 दिन में या 2 महीने में डबल भी हो चुके हैं। एक स्टॉक अपना एचसीसी में स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो भी कोई इशू नहीं होता। दूसरा बात यह है, आपको मैं कंपनी का स्टोरी सुनाता हूँ पूरा A to Z, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कंपनी क्या कर रहा है। कंपनी इज डूइंग, जैसा आपको पता है, ये इंडिया का ओल्डेस्ट कंपनी है। दे आर इनटू कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, टनल्स और हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर का, थर्मो पावर का ये बनाते हैं वो लोग, डैम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पुरानी कंपनी है, एंड काफी सारी जानी मानी भी कंपनी है। बॉम्बे का भी उन्होंने ये बनाया था, क्या बोलते हैं, बैंड्रा वाली सीलिंग है। कैलकाटा का हावड़ा ब्रिज है जो 1925 में बनाया था, वो भी इसी कंपनी ने बनाया। अभी हुआ क्या है, आप सब जानते हैं, कोरोना चल रहा है, तो उसके वजह से एचसीसी को क्या प्रॉब्लम होता है या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को क्या प्रॉब्लम होता है। बिकॉज ऑफ कोरोना, कंपनी गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर रहता है दैट इज मोर फोकस्ड एंड डाइवर्टेड टू मेडिकल इश्यूज। आपको हॉस्पिटल बनाओ, कोरोना का मेडिकल बनाओ, मेडिसिन बनाओ, एडमिनिस्ट्रेटिव उसके जो नर्सेस है, डॉक्टर्स है, उनका पेमेंट करो, तो वहां पे ज्यादा केंद्रित होता है। इनका जो काम है कि आपने एक टनल बनाया, आपने एक हाईवे बनाया, तो उसका जो पेमेंट रहता है वो अटक जाता है, बिकॉज द गवर्नमेंट डाइवर्ट्स द मनी टू ऑल दिस मेडिसिनल प्रोडक्ट्स। अभी उसके वजह से क्या होता है कि इसका पैसा अटक जाता है, और ये कंपनी बिकॉज ऑफ दैट इट इज कमिंग इनटू लॉस। आप इसका एक वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है गवर्नमेंट को, भाई इसका जो पैसा अटका हुआ है वो आप रिलीज करें, बट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू डू। बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी इज इन अ प्रॉब्लम। होता क्या है कि गवर्नमेंट से पैसा आने का है और लेगा कौन, ये लोग लेंगे। गवर्नमेंट से पैसा आने का है और ये कंपनी को बैंक को देने का है, तो बैंक इज नॉट एबल टू get its money back, because of which the company is being treated as a defaulter. अभी इसमें इसका सॉल्यूशन क्या है? आप अभी सॉल्यूशन क्या किया, कंपनी ने क्या किया, पूरा उसका जो डेट है, ओके, पूरा नहीं, 4,000 करोड़ का डेट है कुछ, और वो 4,000 करोड़ का डेट वो एक दूसरा कंपनी में ट्रांसफर कर दिया। ओके, कंपनी का नाम है भूल गया, प्राइवेट कंपनी है, तो वो दूसरा कंपनी में ट्रांसफर किया। उसके सामने ये कंपनी को जो पेमेंट आने वाला था गवर्नमेंट से, यानी जो रिसीवेबल्स है गवर्नमेंट से, वो भी उससे ज्यादा है, यानी 4,000 करोड़ का डेट है,
तो गवर्नमेंट ने इसको अवार्ड यानी पैसे अवार्ड किए, वो अवार्ड किए या पेमेंट ड्यू है वो 4,800 करोड़ है, वो उसके सामने वो कंपनी को दे दिया कि भाई ये 4,000 करोड़ 800 करोड़ आपका, 4,000 करोड़ का डेट भी उसके पास हो जाएगा। ये उसका डेट रिस्ट्रक्चरिंग चालू है। ये मेरे हिसाब से कंपनी ने खुद ने बताया कि सितंबर 2021 के आसपास यानी अगले 2 महीने में खत्म हो जाएगा। ये होने के बाद क्या होता है, अगले 2 या 3 साल तक ये कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, यानी 2-3 साल में कंपनी को डेट का इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। डेट का इंटरेस्ट कितना होता है, करीब 800 करोड़, फिर भी ये कंपनी कह रही बाकी के इसके डेट रहते हैं तो करीब 250 करोड़ का इसको 250 या 300 करोड़ का इंटरेस्ट में फायदा हो जाएगा। ये थोड़ा ग्रे एरिया है, कितना डेट बचेगा। तो आगे जाके मेरे हिसाब से अगले 2-3 साल के लिए कंपनी का वर्किंग शुड बी एक्सट्रीमली गुड। पिछले साल में क्या हुआ था, लॉकडाउन था ऑल ओवर इंडिया और बिकॉज ऑफ दैट द कंपनी का लॉसेस थोड़ा बढ़ गया। तो अभी इसका रिजल्ट है अगले हफ्ते में 12 तारीख को। आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू बी गुड, बट लेकिन वी हैव टू सी हाउ इट डेवलप। अभी जो रिसेंटली जो 16 मैंने 10:30 में आपको बाय कॉल दिया था, 16:30 का टारगेट था, वो भी टाइम एंड प्राइस टारगेट था, आपको सब अगस्त एंड तक इसका 16:30 का टारगेट आने वाला था। अभी भी वो टारगेट इंटैक्ट है, अगस्त एंड अभी तक आया नहीं। दूसरा बात ये बनता है, अभी जो कॉल आया वो 16:25 16:30 तक गया, लेकिन 16:50 नहीं गया। तो 16:15 से अभी जो कॉल है वो करेक्टिव नजर आ रहा है, तो करेक्शन में नजर आ रहा है। तो इसके ऊपर कभी जाएगा, 10:30 के ऊपर जाएगा, 10:30 या 11 के ऊपर जाएगा तो ये ऊपर निकल जाएगा। अब ये थोड़ा चार्ट का मैंने बता दिया, फंडामेंटल बता दिया। अभी आपको जो सिल्वर लाइनिंग है ये कंपनी का, यू नो व्हाई आई एम बुलिश फॉर द लॉन्ग टर्म, इस कंपनी ने जो चेंजेस कर रही है काम धंधे में वो क्या है आपको मैं बता देता हूँ। पहली बात तो ये है, पिछले 2-3 साल में प्रमोटर्स का स्टेक इसका 27% था, वो 34.50% हो गया। प्रमोटर खुद ने 7.5 तक का स्टेक इंक्रीज किया, विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। कोई भी प्रमोटर अपने शेयर खरीदता है वो भी 7.5 तक का यानी करीब 30% इंक्रीज किया, दैट इज एक्सट्रीमली पॉजिटिव। ये भी आपको मान लो इतना सब बताया, स्टिल इफ इट डज नॉट इंस्टिल कॉन्फिडेंस, one more very positive thing about this company that has taken place in the past 2 years, और because of that इसमें सब डेवलपमेंट चालू हो गए, वो बहुत बढ़िया चीज है। देखो, a company is eventually made by its management, यानी मैनेजमेंट जो कुछ भी होता है उसके ऊपर कंपनी का फ्यूचर रहता है। मैनेजमेंट खराब है तो कंपनी खराब हो जाती है, मैनेजमेंट अच्छा है तो कंपनी अच्छी हो जाती है। अभी कंपनी का मैनेजमेंट में क्या चेंज हो गया पिछले 2 साल में, इसके वजह से ये सब आपको चेंजेस दिख रहे हैं। वो एक बहुत बड़ी बात है कि इसके पहले एक गुजरात अंबुजा सीमेंट करके आपको एक लिस्टेड कंपनी है, ब्लू चिप स्टॉक है, उसके पूर्व एमडी एंड सीईओ, वो पहले वो गुजरात अंबुजा सीमेंट में ही वाज द फाइनेंस डायरेक्टर और काफी सारे साल फाइनेंस डायरेक्टर थे। उसके जैसा आदित्य पुरी ने HDFC बैंक को डेवलप किया, वैसा यू कैन से द फाइनेंस बैकबोन ऑफ दिस पर्टिकुलर गुजरात अंबुजा सीमेंट वाज अनिल सिंघवी। Yes, the promoters were also very good, plant was also very good, but one of the main pillars you can say. So Anil Singhvi जब भी आए, Anil Singhvi was the finance director of Ambuja Cement, बाद में he become the MD and CEO, then the company was taken over by Holcim, तभी वो निकल गए। So Anil Singhvi has joined on the board of HCC. Anil Singhvi is basically a finance person, तो वो जो अभी काम कर रहे हैं वो कंपनी का डेट रिस्ट्रक्चरिंग का काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप सोच सकते हो कि अंबुजा सीमेंट सर की एक ब्लू चिप कंपनी का एमडी एंड सीईओ इज देयर एज अ डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ HCC, हु इज डूइंग द रिस्ट्रक्चरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। अभी रिस्ट्रक्चरिंग ऐसा होता है तो थोड़ा टाइम लगता है, खास करके बीच में 1 साल लास्ट ईयर कोरोना के वजह से बैंक में काम नहीं हो रहा था, सब डिले हो रहा था, तो रिस्ट्रक्चरिंग को भी टाइम लगा, बट इट इज फॉलिंग इन प्लेस, वो हो जाएगा आगे जाके। ये अनिल सिंघवी का आपको मैं एक ट्रैक रिकॉर्ड अगर बता दूं तो ये श्री दिग्विजय सीमेंट, ये कंपनी में भी एमडी एंड सीईओ है और उसका भाव 7 रुपए या 10 रुपए या 20 रुपए से
अभी कुछ 70 रुपया चल रहा है। जी दूसरा कंपनी इन्होंने जो ये मूव ऑन एज अ डायरेक्टर वाज सुबेक सिस्टम। ये भी प्रॉब्लम में था कंपनी, ये भी डेट रिटर्न था, गॉन केस था, उसका भाव भी 7 रुपए से 70 हो गया, अभी कुछ 60-70 है। लेकिन वो कंपनी, दोनों कंपनीज, पहले जो कंपनीज है दिग्विजय सीमेंट और सुबेक, both of them were in financial deep trouble और अभी सब अच्छे चल रहे हैं। Why? Because of financial restructuring done by the अनिल सिंह। तो वही फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग आपको एचसीसी में दिख रहा है। तो जिनका खास करके लंबा नजरिया है, मेरे हिसाब से होल्ड कर सकते हो। दैट इज द रीजन व्हाई आई एम बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर जी जी ठीक है। तो प्रसाद सर, हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि इसका इतिहास भी मजबूत है, हावड़ा ब्रिज से शुरू होता है, इसका रिसेंट पास्ट भी बहुत मजबूत है, जहाँ मुंबई सी लिंक से आगे बढ़ता है। उसके अलावा फंडामेंटल्स के अंदर में आप मैनेजमेंट को देख रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, सक्सेसफुल मैनेजमेंट, पेडिग्री अच्छी, जिनका कि पहले पीछे का सक्सेस जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा रहा है। और उसके अलावा अभी जिस दिशा में ये काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। रिस्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, उसके अंदर में डेट को हटाते चल रहे हैं और उसको, और बहुत सारा चीज़ें, और केवल सरकारी पेमेंट पेंडिंग है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि सरकार अभी फिलहाल प्रायोरिटी के हिसाब से कहाँ पे पेमेंट कर रही है, किन चीज़ों में, किन अकाउंट्स में खर्च कर रही है, किन अकाउंट्स में नहीं कर रही, लेकिन अल्टीमेटली सरकार कर ही देगी। तो वो चीज़ों को थोड़ा सा डिले कर रहा है इसके स्टॉक के प्राइस की रिकवरी में। अगर आपके पास समय है और अगर आप निवेश के हिसाब से बात कर रहे हैं, जो कि लॉन्ग टर्म जब आपने लिखा है जिन दर्शकों ने भी, और जो उसी हिसाब से प्रसाद सर ने भी दिया था, तो बस वो नजरिया वहीं का वहीं है, उसमें कहीं कोई बदलाव नहीं है। उसकी सारी स्ट्रेंथ भी आज प्रसाद सर ने बता दिया कि क्यों ये नजरिया होना चाहिए और क्यों लॉन्ग टर्म में ये फंडामेंटल्स के हिसाब से एक अच्छा मुनाफा देगा। ठीक है प्रसाद सर, हम समझ गए, और ये इसमें कॉन्फिडेंस में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही है। तो ये अच्छी चीज़ है और ये एक अच्छा डिस्कशन रहा, क्योंकि इससे पता भी चलता है कि आपकी पढ़ाई की जब आप दे रहे हैं, कोई स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं, तो उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें हैं, कितने फैक्टर्स हैं जो प्ले कर रहे हैं। और वो फैक्टर्स सिर्फ ये हो सकता है कि वो कन्वर्ट होने में, स्टॉक के प्राइस के में कन्वर्जन होने में, या उसके अंदर में एक मोमेंटम आने में, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि वो बहुत ही आजकल बहुत सारे नॉर्मल या एबनॉर्मल कह लें या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है जो कोविड के चलते है, और उसके चलते ये चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें हम सरकार से सवाल करें कि सरकार एचसीसी का पेमेंट क्यों नहीं कर रही है, थोड़ा मुश्किल है, चीज़ें हैं और अलग लेवल पे कहीं रुकी हैं, लेकिन हम समझ रहे हैं सर कि इसके अंदर में अभी आगे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा व्यू बन रहा है। बहुत शुक्रिया प्रसाद सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए, इतनी डिटेल में इन चीज़ों को बताने के लिए कि क्या वजह हैं, क्यों हम किसी स्टॉक्स को उठाते हैं, क्यों हम उसको पावर पैक पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्योंकि पोर्टफोलियो का मतलब यही है कि लंबे समय के लिए निवेश करिए, स्टॉक के साथ में बने रहिए, और स्टॉक के फंडामेंटल्स के ऊपर में आपने बेट किया है, आपने उसकी पढ़ाई करी है, उसका एनालिसिस किया है, और उन चीज़ों को प्रसाद सर बता भी रहे हैं आज कि ये इतनी सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं रोकूं नहीं तो शायद अभी प्रसाद सर और बहुत देर तक बता सकते हैं कि इसके अंदर में और भी कई सारे फैक्टर्स उनके हाथ में रखे होंगे कि जो वो बता देंगे कि अभी भी और क्या क्या रीजंस हैं, लेकिन वो सारे रीजंस हम समझ रहे हैं कि सर ये बहुत अच्छा है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय देने के लिए, और ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रसाद सर। जी एरिक जी, एक खाली मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा, ऑल कंपनीज आर मेड बाय द पर्सन बिहाइंड इट। तो मान लो ये कंपनी में एक अच्छा आदमी ज्वाइन किया है, उसके वजह से कंपनी का टर्न अराउंड हो रहा है। सो इट इज इन द प्रोसेस। अनिल सिंह भी इज एक्स एमडी ऑफ गुजरात अंबुजा सीमेंट। तो आप देखते हो कि अभी आदित्यपुरी ज्वाइन की 1 और 2 कंपनी, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। तो वैसे अच्छे कंपनी में अच्छे कंपनी के लोग अगर यहाँ पे ज्वाइन होते हैं तो जरूर ये रिस्ट्रक्चरिंग हो जाएगा। ऑलमोस्ट डन, यानी अब तो सितंबर एंड तक आपको कुछ ना कुछ आ जाएगा एजीएम में, खास करके कंपनी का डिस्क्लोजर हो जाएगा कि उसका स्टेटस क्या है। तो थोड़ा बहुत और लाइट इसमें आ जाएगा, बट लॉन्ग टर्म का नजरिया, आई थिंक दिस टर्न अराउंड शुड बी पॉसिबल इन दिस कंपनी। जी जी, और ये बड़ी कंपनीज और जिस तरीके के बिजनेस में है, वो बिजनेस में ये वाले टर्न अराउंड थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। आप सोचिए ना, कोई एक इतना बड़ा पुल, उस पुल को बनने में कितना समय लगता है, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उस तरीके का बिजनेस नहीं है कि आज आपने एक चिप्स का पैकेट, एक ब्रांड एक लॉन्च कर दिया और कल वो मार्केट में आ गया और छा गया, और उसके बाद उसका कन्वर्जन आपको उसी तिमाही में आपको उसके असर दिखने लगा। तो वो अलग अलग तरीके की कंपनीज होती हैं, किसकी साइकिल कितनी बड़ी होती है, ये उसी तरीके की कंपनी। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ में हैं सर जो कि आपकी बात से अग्री कर रहे हैं। विनोद गोगिया जी फेसबुक से जुड़ते हैं, वो कह रहे हैं कि अनिल सिंघवी और वो वाले उस पॉइंट पे वो पूरी तरीके से अग्री कर रहे हैं। शाहिद खान जी कह रहे हैं कि ग्रेट रिसर्च है,
और निश्चित रूप से ये स्टॉक उन लेवल्स पे वापस से पहुंचेगा या बड़ा मुनाफा दिखाएगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए प्रसाद सर और सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।